नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शमिक दादा। और बंगाल की डेवलपमेंट्स इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर है जो काफ़ी खतरनाक है। हमने देखा किस तरीके से कैलकाटा जो पाक सर्कल्स है वहाँ पे किस तरीके से उपद्रवियों ने या लुंगी पहनने वाले लोगों ने वहाँ पे दंगा मचाने की कोशिश की। दिस इज़ नॉट जस्ट वन इंसिडेंट, क्योंकि पूरे बंगाल में इस तरीके की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं। 40 कंपनीज ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस आर स्टिल देयर, और पूरी कोशिश लगा रखी है इस वक्त शुभेंदु अधिकारी ने कि किसी तरीके से सिचुएशन को काबू में किया जाए। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो जी। अभिनंदन सबको। हालात जो है वो काबू में ही हैं। ऐसा लोग ना समझे कि यहाँ पे हालात अस्त व्यस्त हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण है वातावरण। चूंकि सड़क के किनारे जितने भी गैर कानूनी शैक्स थे और दुकानें थी इन लोगों की, वो सब भी हटा दी गई हैं, बुलडोज कर दी गई हैं। सड़क पे चलने में भी बड़ा मजा आ रहा है। लोग अपने प्रातः भ्रमण के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक के लिए, तो उनको भी बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसे रिपोर्ट्स मुझे हर जगह से मिल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हाँ, कुछ लोग अवश्य अपने, कुछ उनके स्टॉल्स होते हैं खाने पीने के, या अछड़ा पछड़ा जो लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, ये सब चीजें होती हैं, या बहुत सस्ते बांग्लादेशी कपड़ा, वो मिस कर रहे हैं थोड़ा बहुत। लेकिन ओवरऑल ओवरऑल जो जनता में है ना, ये बहुत सराहा जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ, कानून का जो राजत्व है उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिचुएशन पे पूरी तरह से काबिज है सरकार। पहली बार, मैं तो कहूंगा पहली बार, तुष्टीकरण करके उनको शांत नहीं किया जा रहा है। सिचुएशनल सेंसिटिविटी यूज करके इनएक्शन का एक्सक्यूज नहीं दिया जा रहा है, एक्चुअली एक्शन लिया जा रहा है। और ये सिर्फ लिखाई के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं है जैसे ट्रम्प साहब करते रहते हैं। ये वाकई में आई थिंक शुभेंदु अधिकारी जी और उनके जो मंत्रीगण हैं और जो नए कार्यभार प्राप्त आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो सब इसको एक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन में ले रहे हैं। तो ये तो हो गया नंबर 1। वैसे मैं आज कुछ चमत्कारी राजनीति के बारे में बात करूंगा। वो चमत्कारी राजनीति क्या है? सबको पता है कि ये फलता में री इलेक्शन है जो कल होने वाला है, क्योंकि वहां पे भारी मात्रा में वोट चोरी और कब्जाबाजी, इंटिमिडेशन, ये सब किया गया, लोगों को भय दिखाया गया। कई लोग कुछ भ्रामक चीजें फैलाया था कई लोगों ने, विशेषज्ञों ने पॉडकास्ट पे और मेन स्ट्रीम में। लोगों को ये समझना चाहिए कि फलता में 30.3% आबादी मुस्लिम है, 69.7% आबादी हिंदू है। लेट्स बी वेरी क्लियर। अब ये जो री इलेक्शन हो रहा है वो एक नए सरकार के अंतर्गत हो रहा है। अधिनियम तो ईसीआई के ही लगेंगे उस स्थान पे, लेकिन सरकार नया है, तंत्र नया है, पुलिस प्रशासन नया है। ओके, तो जो अभी काबिज सरकार है, जो अभी सत्ता में है, उसी सरकार का वहां पे हवा तो चलेगा, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ये चुनाव फिर से क्यों कराए गए, उसका एक कारण ये था कि वहां पे जो 150-200 बूथ्स हैं, वहां से 150-200 बूथ से कंप्लेंट्स आए थे। आप सोचिए, एक विधानसभा केंद्र में लगभग 1000-1200 बूथ होते हैं, वहां 150 बूथ से कंप्लेंट आए, मतलब 15% बूथ से एक्चुअल कंप्लेंट्स आए हैं। तो नेचुरली ये जाहिर है कि बहुत बड़ी धांधली हो रही है। दूसरा, इसमें एक राजनीतिक गणना ये है कि फाल्ता उन 7 विधानसभा क्षेत्रों में से है जो डायमंड हार्बर लोकसभा चुनावी क्षेत्र बनाता है। ठीक है, और यहाँ पे 50% से अधिक वोटों से ये अभिषेक बैनर्जी जीता था पिछली बार, और वहीं से जीतते आए हैं वो। तो वो तो कहते थे उनका एक डायमंड हार्बर मॉडल है जिसको यूनियन ऑफ इंडिया नहीं तोड़ सकती, एज इफ डायमंड हार्बर यूनियन ऑफ इंडिया के बाहर है। उन्होंने हमारे जो गृह मंत्री हैं उनको चुनौती दी थी, आप आ जाओ यहाँ पे, सारे बुलडोजर्स लगा दो, बहुत कुछ कहा गया था।
जिसपे एफआईआर लगे हैं, उनके ऊपर कई एफआईआर लगे हैं, जैसा हमने दूसरे शोज में भी डिस्कस किया है। और अभिषेक बैनर्जी इस वक्त एंटीसिपेटरी बेल ले चुके हैं, और एंटीसिपेटरी बेल का उन्होंने अपील जो किया है उनको मिला नहीं है शायद अभी तक, लेकिन उसकी परिधि बहुत वाइड है। मतलब वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कई मामलों में उनको घेर लिया जाएगा, जो होने वाला है। ये जो दूसरा व्यक्ति है जो यहाँ पे टीएमसी का कैंडिडेट था, उसने कल घोषणा करी कि भाई मैं तो चुनाव से अपने आप को हटा रहा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमें इसका ज्ञान नहीं है। वो क्यों कहा और इसने क्यों अपना विड्रॉल की बात करी, तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, और फिर मैं इसके पीछे की राजनीति थोड़ा समझा देता हूं। नंबर वन, उसने विड्रॉ इसलिए किया कि वो ये उसका खुद का नहीं था कहना। एक यहाँ पे कलकत्ता में बोलते हैं बिलियनियर लॉयर्स। आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ पे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉयर्स हैं जो सत्ताधीन पार्टी का काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं, जबकि वो विपक्ष में चले गए हैं, जो इनको लीगल प्रोटेक्शन देते रहते हैं। और ये बिलियनियर क्यों हैं? आप लोगों ने सब वो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, हाँ, फिर हरीश साल्वे जी, इनका सबका नाम सुना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं। लेकिन ये याद रखें कि भारतवर्ष का पहला हाई कोर्ट कलकत्ता है, और कई ऐसे कानून हैं और प्रेसिडेंट्स हैं जो कलकत्ता हाई कोर्ट से रिलेटेड हैं। ये इसको प्राइम हाई कोर्ट माना जाता है। और इसमें ऐसे कई लॉयर्स हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, जो सिर्फ लॉ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनमें से कुछ तो सत्ता पार्टी में भी काम करते हैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कई व्यवसाय भी करते हैं, और एक लीगल प्रैक्टिस भी है। तो इनको इसीलिए बिलियनर लॉयर्स कहा जाता है। मैं किस दिशा में इंगित कर रहा हूं वो आप खुद समझ लें, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। और ये बिलियनर लॉयर्स धुरंधर होते हैं इस विषय में कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन कैसे मिले, कानून के दायरे के अंदर प्रोटेक्शन कैसे मिले। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो फिर आप बचें कैसे। तो उसमें से एक चीज है कि देखिए, मैंने अभी कहा था अभिषेक बैनर्जी 50% से अधिक वोटों से जीता है, जबकि औसत 48% था। 2021 की बात कर रहा हूँ, 2024 ले लें तो 46% था। तो ये व्यक्ति 54, 55, 56% से कैसे जीतता है? कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उसको 79% वोट मिला है, जिसमें से फाल्ता एक है। तो अगर फाल्ता का इनका कैंडिडेट डटे रहे, जो आसार साफ नजर आ रहे थे, वो तो भारी मतों से हारने वाला था। कम से कम 60-70 हजार वोटों से वो हारने ही वाला था, क्योंकि 74,500 वोट मुसलमानों के हैं। वो तो 100% इसी को वोट देते जहांगीर को। बाकी जो 69.7% हिंदुओं के वोट हैं, इस बार जो हवा चली, मैंने पहले ही कहा था अपने विश्लेषण में कि पूर्वी मिदनापुर में जो हवा चलेगी वो नदी के इस पार, जो दक्षिण 24 परगना का क्षेत्र है, गंगा के तट पे जो लगती हैं कॉन्स्टिट्युएंसीज, उन पे भी वो हवा चलेगी, और वही हुआ है। दक्षिण 24 परगना में ये या तो उसके पूर्वी छोर में जीते हैं भाजपा, गंगा से के तट से लगता हुआ, या फिर एकदम एक्सट्रीम पश्चिमी छोर से जीते हैं, या फिर एक्सट्रीम पूर्वी छोर से जीते हैं, बॉर्डर के पास के क्षेत्र, जो अभूतपूर्व है। तो यहाँ पे वो हारने वाले थे। अगर वो कहते हैं कि हम तो भाई लड़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो कह सकते हैं कि भाई ये तो इन्होंने एक्चुअली इंटिमिडेशन किया था, हमने तो लड़ा ही नहीं, इसीलिए हम हार गए, नहीं तो हम तो जीत ही जाते। तो एक क्या बोलते हैं, मुंह छुपाई का उनको एक्सक्यूज मिल जाता है कि थोड़ा सा इज्जत बच गया, ये इज्जत वो हारने वाले थे। ये वही व्यक्ति है जहांगीर खान, जो यहाँ पे बाहुबली ही नहीं था, यहाँ पे जो लोकल महिलाएं हैं जिसके साथ इन्होंने दुष्कर्म किए थे, उनको फ्रंट कतारों में बिठाता था अपने रैलीज में, और माइक लेके उनके बीच में जाके खड़े होकर बोलता था, माताएं और बहनें तो दुर्गा की मूर्ति होती है, वो तो हमें ही वोट करेंगे, टॉन्ट करके। ये वो व्यक्ति थे। कुछ दिन पहले तक ये पुष्पा कहलाता, कोई अपने आप को पुष्पा कहलाता था, इसके जो अनुयायी हैं, या ये खुद, मैं तो पुष्पा हूं, मैं तो झुकूंगा नहीं। हुआ क्या, तो वो भी समझ लें क्रोनोलॉजी क्या है, उसके बाद में इसके पीछे की राजनीति समझा देता हूं। तो क्रोनोलॉजी ये है कि पहले तो ये काफी हुंकार भर रहा था, फिर चुनाव हुआ 29 तारीख को। चुनाव के बाद इसने कहा हम तो भारी मतों से जीतेंगे, ठीक है, और चाहे कहीं पे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे तो कोई घुस ही नहीं सकता। यहाँ पे अभिषेक दा का डायमंड हार्बर मॉडल चलता है, जिसकी पुष्टि फिर अभिषेक बैनर्जी ने भी कर दी।
कि चाहे कुछ भी हो जाए, तस का नस हो, जो भी हो, 4 तारीख को देखेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से सब कुछ इनको उखाड़ के फेंक देंगे, ये तो आए हुए हैं। सीआरपीएफ को भी धमकी दे दी, ठीक है? तो ये पहले हुआ। उसके बाद ये व्यक्ति जब पता लगा कि यहाँ पे रीपोल होने वाला है, तो बोला रीपोल में भी अब कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता वगैरह-वगैरह। फिर ये गायब हो गया। जब धीरे-धीरे ये फैलने लगा और समझ में आने लगा लोगों को कि इस बार एक सुनामी आई है, एक आँधी आई है जो टीएमसी को एक झटके में बाहर निकाल के ले जाएगी और 4 तारीख के 12 बजे तक तो उसकी पुष्टि हो गई थी। उसके बाद ये व्यक्ति कहीं दिखा ही नहीं। 1 हफ्ते तक इसका कोई कहीं पे नामो-निशान कहीं पे नहीं था, ठीक है? यही कुछ 4-5 दिन पहले पुलिस ने कहीं इसको उत्तर 24 परगना के किसी एक क्षेत्र में वो इसका वो मिला, संधान मिला। उसके बाद इलेक्शन ऑफिशियल से उसको बोला कि ठीक है, तू कम से कम चुनाव लड़, तेरा नाम पत्र तो इसमें ऑलरेडी हम स्वीकार चुके हैं। 13 तारीख लास्ट डेट था विथड्रॉल का, तूने विथड्रॉ तो किया नहीं है, तो अब तेरे को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया हम चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से हो, चाहे वो भाजपा के प्रति हो, सीपीएम के प्रति हो, कांग्रेस के प्रति हो या टीएमसी के प्रति हो, तो तुझे आके लड़ना है। तो वो मनाया काफी और थोड़ी-सी सॉफ्टवेयर उसकी अपडेट करी गई तो वापस आया। वापस आके 3 दिन पहले वो अपना ऑफिस खोलता है, उसका एक कार्यालय है यहाँ पे, जो बाय द वे कब्जे की जमीन पे उसने बनाया था। तो ये तो शायद बुलडोज हो जाएगा भाई। कार्यालय में कोई नहीं था, एक चपरासी था, उसने लाइट वाइट ऑन किया, उसके जो फॉलोअर्स थे वो कहीं नहीं दिखे, बैठा रहा वहां पे अंधेरे में, लगभग अंधेरे में। उसके बाद क्या हुआ कि इसके वकीलों ने, जो बेसिकली अभिषेक बनर्जी के ही वकील हैं, हाई कोर्ट में उन्होंने आवेदन किया, क्योंकि तब तक इस पे कई लोगों ने, स्थानीय लोगों ने और स्थानीय दूसरे दलों के नेताओं ने, केवल भाजपा नहीं दूसरे दल भी थे, उन्होंने कई सारे एफआईआर दर्ज कर दिए। सरकार ने भी इसके इलीगल प्रॉपर्टीज का संज्ञान लिया, तो उस पे भी इस पे इन्वेस्टिगेशन खोले गए। तो ये अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करने लगा, और चूंकि सरकार बदल चुकी थी और सरकार बहुत तीव्र एक्शन मोड में है, तो इसने हाई कोर्ट में अपील मूव करी कि भाई मुझे अगर चुनाव लड़ना ही है, तो ये 3 दिन पहले की बात है, तो आप मुझे कम से कम इतना रिलीफ दें कि मैं अभी अरेस्ट ना हूं, क्योंकि मैं अरेस्टेड हो गया तो फिर चुनाव कैसे होगा ठीक तरीके से। तो हाई कोर्ट ने उस बात को सुना और उन्होंने ये, इनफैक्ट ये कल की बात है, कल चुनाव की प्रक्रिया जो है, प्रचार की प्रक्रिया वो समाप्त हो गई थी। उन्होंने लास्ट मोमेंट पे डिसीजन दिया कि ठीक है, आप इनको 26 तारीख तक अरेस्ट ना करें, पर जितनी भी कानूनी कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन है, वो जारी रहे। उसके बाद अगर अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट कर सकते हो, लेकिन 26 तारीख तक छोड़ दो, तब तक चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। नया जो सफल उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर दीजिए। तो ये है पूरा क्रोनोलॉजी। फिर कल अचानक यकायक सेंट्रल लीडरशिप को पता नहीं था, ये एक बहुत ही अचरज की बात है, किसी को पता नहीं था टीएमसी के अंदर। उन्होंने ये प्रेस को बुलाया अपने घर पे और अनाउंस कर दिया, भाई मैं तो चुनाव लड़ ही नहीं। तो ऐसा है कि विथड्रॉ तो वो ऑफिशियली कर नहीं सकता, तो उसका नाम भी रहेगा टीएमसी का, वो भी रहेगा बैलेट ईवीएम पे, लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को उसने हटा लिया। तो अब जो मुझे अंदर से पता लग रहा है वो ये है, अगर ये हार जाता तो फिर पूरे लोकसभा क्षेत्र का जो रिजल्ट है उस पे भी इन्वेस्टिगेशन होता, ईसीआई पे कंप्लेंट होता, जो फिर भी होगा, अब भी होगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये लड़ता है नहीं लड़ता, उसका नाम वहां पे है, चुनाव तो हो ही रहा है ना, तो एक नॉर्मल प्रोसेस में वो हो रहा है। अगर नॉर्मल प्रोसेस में हो रहा है, वो भारी मतों से टीएमसी हारे और बीजेपी जीते, तो फिर लोग पलट सवाल कर सकते थे 24 में क्या हुआ था, 79% वोट से जीतने वाला क्षेत्र वो सडनली इधर 67% से कैसे दूसरे पक्ष में चला गया। इतना बड़ा स्विंग तो होता नहीं है। तो ये इंगित करता है, ये संकेत देता है कि धांधली हुई थी यहाँ पे धांधली हुई थी, फिर बाकियों में भी धांधली हुई थी, ठीक है, बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है। तो ये पूरा जो पिटारा है वो खुल जाता है, पिटारा फिल्ड विथ मैगट्स एंड रॉटन फ्लाइज, उसको खोला जाएगा और इसका सारा पर्दाफाश किया जाएगा यहाँ पे हो क्या रहा था। जो सिस्टमैटिक ये टीएमसी का मॉडल था, जो डायमंड हार्बर मॉडल के रूप में उसका सबसे विकराल रूप था, तो सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन, छप्पा वोटिंग, वो जो सारा गणतंत्र का नरसंहार और बलात्कार किया जा रहा था, वो खुल के सामने आएगा। अच्छा, इस पे मैं
अब दूसरे दिशा में थोड़ा सा ले चलता हूँ। तो फलता का तो क्लियर है क्या होने वाला है। दूसरे दिशा में ले चलता हूँ। दूसरा दिशा ये है कि अभिषेक बाबू का अब सुनने में आया कल रात से कि उनका जो वो विशाल अट्टालिका है ना, एक मैंशन, एक पैलेस बनाया हुआ था उन्होंने हरीश मुखर्जी स्ट्रीट पे, उसको बुलडोजर से नीचे लाया जाएगा। क्यों? अच्छा, ये एकदम कानूनी है। इसका मैं कारण बता देता हूँ कि तो ये भाई साहब ने क्या किया था कि उसके अंदर एक प्रकांड एलिवेटर लगाया था, ग्लास एलिवेटर। ये नॉर्मल घर है, ठीक है ना, ये 3 मंजिला एक घर और कुछ नहीं। बहुत अच्छी तरह कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, सब कुछ विदेशी मटेरियल है। 75 करोड़ के लागत से इसको, इस शीश महल को बनाया था। जैसे वो केजरीवाल का दिल्ली में था उसी प्रकार से है, या शायद उससे भी प्रकांड, क्योंकि इसके तहखाने में और 2 स्टोरीज, यानी पांच पांच स्टोरीज है आप कह सकते हो। डबल बेसमेंट प्लस 3 स्टोरीज। और अंदर ये उन्होंने ये एक एलिवेटर लगाया था। बाय द वे, भारतवर्ष में कानून है कि अगर आप घर के अंदर, ये फ्लैट तो है नहीं, घर के अंदर आप एलिवेटर लगाते हो तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, और कुछ नए नॉर्म्स होते हैं, नए नहीं मतलब उसके साथ संलग्न नॉर्म्स होते हैं फायर एंड सेफ्टी के, वो सब भी लेना पड़ता है। इसने कोई परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं समझी, कोई आवश्यकता ही नहीं समझी, अपने मन से उसको लगा दिया। प्लस घर जो कंस्ट्रक्ट किया है उसमें इन्होंने सड़क के साथ जो सटता हुआ क्षेत्र है वो एरिया भी घेर लिया, जो कि इलीगल है। यानी इसके घर का जो फ्रंट का फसाड है वही इलीगल है। तो आप समझिए कि मान लीजिए एक बॉक्स है, घर एक बॉक्स है, ठीक है, उसका एक अगर आप दीवार गिरा दो तो अंदर क्या पूरा का पूरा एक्सपोज हो जाएगा और घर घर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर अंदर जो एलिवेटर है उसको भी आपको ध्वंस करना पड़ेगा। तो ये जो है कानूनी तौर पे इन सब चीजों को बुलडोजर इन पे चलाया जाएगा, और अगर चलाया गया तो ये घर बचेगा नहीं। यहाँ पे जो लोग हैं हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे वहां पे जाके, क्योंकि वहां से वो 300 पुलिस के फौज उसने खड़ी कर रखी थी, वो तो हटा दिया गया है। डेली बेसिस पे ये लोग जाके वहां पे अपना, लोग अपना पिछवाड़ा दिखा के या नाक नृत्य करके चोर 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 के नारे लगाते हैं। पहले एक भीड़ इकट्ठा हुई थी लेकिन पुलिस ने उनको हटा दिया। वो भीड़ आई थी बाय द वे इसी उनकी अभिसंधि थोड़ी अलग थी कि पथराव करें या कुछ करें, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा ममता बनर्जी से तो चिड़ी हुई है ही। और डिसअपॉइंटमेंट ये है कि उन्होंने कभी अपने भाइयों को रोका नहीं, जो इसका ये तंत्र चल रहा था। तो सबसे ज्यादा जो, अगर क्या कहते हैं, इस वक्त हेट्रेड, प्रतिहिंसा की भावना है लोगों के अंदर, वो ये इस अभिषेक बैनर्जी के प्रति है, ठीक है। तो ये जो भाई साहब हैं, ये आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई देते भी हैं तो कैमेट स्ट्रीट में कभी कभी इनका ऑफिस है, वहां पे दिखाई देते हैं। और कुछ दिन पहले वो एंटीसिपेटरी बेल, 2-3 दिन पहले उसका अपील कर रहे थे, वो ऐसे पकड़ के बैठे हुए थे। लोगों ने उसका फोटो खींचा और काफी वायरल हुआ। तो ये दूसरी चीज है जो नजर आ रही है कि इनका घर शायद ध्वस्त कर दिया जाए। ओके, अब इस पूरे चीज पे एक व्यक्ति है जिसको अब तो प्रतीत होता है शायद वो भाजपा का धुरंधर था टीएमसी के अंदर, शायद, मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं। उनका नाम है कुणाल घोष। कुणाल घोष भाई साहब कौन है? ये थे एक शारदा स्कैम, सबको शायद याद हो, जो थोड़े से वयस्क हैं उनको याद होगा। आज से 12 साल पहले एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, घोटाला हुआ था पश्चिम बंगाल। शारदा चिट तो वो स्कैम। शारदा स्कैम, चिट फंड स्कैम, ठीक है। हाँ एक जी। नारदा हुआ था, एक शारदा हुआ था। शारदा बड़ा था, तीसरा था रोज वैली। तो कई सारे ऐसे प्रकांड कांड हुए थे वहां पे। तो शारदा का एक मीडिया आर्म भी था। तो ये कुणाल घोष जो है, ये कुणाल घोष वो मीडिया आर्म के सीईओ। तो ऑब्वियसली उनको जो भी स्कैम था उसके बारे में पूरा ज्ञान था, तो पुलिस ने उनको धर लिया। ये उस समय ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे, ठीक है। पुलिस ने उनको धर लिया और उनपे काफी जुडिशियल रिमांड और पुलिस रिमांड ऑल्टरनेट करके करके उन्होंने सब कुछ कबूल दिया। उसके बाद इनका जेल भी हो गया, 2 साल 10 महीना। 2 साल 10 महीना मतलब लगभग 3 साल पूरा ये जेल में रहे। उस वक्त उन्होंने एक अटेम्प्ट टू सुसाइड किया जिसमें ये कन्विक्टेड हुए, मतलब वो जेन्युइन अटेम्प्ट टू सुसाइड ही था, पर बच गए। उसके बाद इनका बयान आने लगा कि मुझे मेरे ही पार्टी ने बिट्रे किया है, अभिषेक बैनर्जी ने बिट्रे किया, ममता जी ने बिट्रे किया, सबने बिट्रे किया, और सबके बारे में वो कुछ कच्चा चिट्ठा भी खोलना चालू कर दिया, स्टेटमेंट दे रहे थे। फिर ये आदमी जेल से बाहर आता है, फिर गायब रहता है 2 साल। सोच लीजिए, ये 2014 में शायद ये जेल गए थे,
2017 में कहीं ये बाहर आते हैं, फिर 2 साल कोई अता पता नहीं। सॉफ्टवेयर अपडेट तो हो ही गया होगा, शायद हार्डवेयर भी अपडेट हो गया था इनका। 2019 में सडनली ये तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाते हैं और उनको फिर से वही मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उस समय विधानसभा में गए थे या लोकसभा में, दोनों में से एक में उनको फिर से वो भी मिल जाता है और ये नजर आते हैं अभिषेक बैनर्जी के साथ। ये वो समय है 2019, बाय द वे टीएमसी के पतन की शुरुआत थी, लेकिन वो अपने पीक पे थे। समझ रहे हैं ना, एक अगर आप साम्राज्य खड़ा करते हो उसका पतन तो वो पीक के बाद ही होता है ना, पीक रीच करोगे तभी पतन होना चालू होता है। 2019 आप कह सकते हो उनका एपोजी था, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, वो सडनली अभिषेक बैनर्जी के साथ, केवल अभिषेक बैनर्जी के साथ नजर आने लगे और एक प्रबल प्रवक्ता बने। टीवी पे, ये रिपब्लिक पे, टाइम्स नाउ वगैरह सारे शोज पे, जो बड़े शोज होते थे वो उसमें दिखने लगे और जो बड़ा बयान आता था पार्टी की तरफ से यही देते थे, दूसरे मंत्रीगण नहीं देते थे, यही देते थे। तो सडनली बिकेम प्रकांड टीम्स। ठीक है, तो उसके बाद इस चुनाव के रनअप पे इन्होंने बहुत भारी भरकम गालियां बीजेपी के नाम पे दी, जो उनसे यही अपेक्षा थी क्योंकि वो प्रवक्ता है, वो उनका काम है। लेकिन एक अजीब चीज और नजर आ रहा था, हम सबको नजर आ रहा था, वो गाली दे रहे थे या व्यंग कस रहे थे। ये मतलब अगर स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह, जिसको बांग्ला का अच्छा ज्ञान है ना, वो यही बोलेगा ये गाली दे रहा है व्यक्ति, ये कसीदे, ये क्या कर रहा है, ये सार्केज्म था। और अब लगता है वो सार्केज्म ही था, क्योंकि कल उनका स्टेटमेंट आया कि दो चीजें हो सकती हैं, और ये उन्होंने टीएमसी प्रवक्ता के हिसाब से नहीं कहा, उनको ऐसे ही माइक किसी ने पकड़ाया तो बोले कि दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये भयभीत हो गए हैं जहांगीर खान, इसलिए वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ना तो उन्हें पड़ेगा ही। तो वो उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं, लड़ना तो उन्हें पड़ेगा ही, कि नाम तो ऑलरेडी है, हमने तो विड्रॉ नहीं किया है। तो अगर ये भयभीत है, फिर उससे दो बातें आती हैं, या तो जेन्युइनली भयभीत है, या अगर भयभीत नहीं है तो फिर क्यों विड्रॉ किया। तो मुझे तो लगता है कि वो भयभीत हैं, उनका वाकई में इंटिमिडेशन किया गया। लेकिन अगर वो भयभीत हैं और उनके जो आका हैं मिस्टर अभिषेक बैनर्जी, मतलब उस ऐसे बोला जिस व्यक्ति के साथ ये 6 साल से घूम रहा था, मिस्टर अभिषेक बैनर्जी बांग्ला में बोला, अभिषेक बाबू या ऐसा कुछ उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। तो फिर अभिषेक बाबू, वो तो कह रहे थे डायमंड हार्बर मॉडल यहाँ पे चल रहा है, तो अगर डायमंड हार्बर मॉडल चल रहा है, ये पुष्पा कहते हैं अपने आप को, तो पुष्पा कैसे झुक गया। ये टीएमसी खुद का प्रवक्ता टीएमसी के बारे में बोल रहा है, तो ये व्यक्ति क्या वाकई में उनका सपोर्टर था या धुरंधर था और अंदर से खबरें दे रहा था। ये याद रखना कि अगर अपने कार्य में साथ रखने में, कार्य के लिए कुछ नेता साथ में रहते हैं ना, शीर्ष नेता के, जैसे ये सोनिया गांधी के साथ अहमद पटेल रहते थे, पर वो शीर्ष नेता नहीं थे, वो साथ में रहते, उनका काम संभालते थे। कुणाल घोष वैसे ही था। लेकिन जो सबसे बड़े नेता थे उस वक्त टीएमसी के, वो शुभेंदु अधिकारी ही थे, जिनका ग्रिप था ग्रास रूट्स पे, क्योंकि वो ग्रास रूट से उठ के आए हैं ना, उन्होंने काम कर करके स्टूडेंट बॉडी, जिला बॉडी, फिर एमएलए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मंत्री बने। तो उस वक्त वो थे सबसे इंपॉर्टेंट लीडर, लेकिन ये थे राइट हैंड। तो आप सोच लीजिए ना, दोनों का तो काफी अच्छा तालमेल रहा होगा, संबंध तो अच्छे ही रहे होंगे ना, संबंध तो बुरे नहीं हुए। और बंगाल में देखिए, यहाँ पे वायलेंस भी होता है ना, लोग छुरी भी मारेंगे ना, उससे पहले तक आपको वो बाबू या देवी ऐसे करके संबोधन करते हैं। यहाँ पे वो शिष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पे हमारे दर्शक मुझे कह रहे थे, मैं इन लोगों को साहब क्यों बोल रहा हूँ, भाई साहब क्यों बोल रहा हूँ, तो वो व्यंग है भैया, ये यहाँ पे वो ऐसे नहीं होता है, हम लोग बाबू ही बोलते हैं। जैसे विलेन को एड्रेस करेंगे, उत्पल दत्त साहब बहुत बड़े विलेन और कॉमेडी रोल्स के लिए जाने जाते थे, यहाँ पे बांग्ला में उन्होंने काफी विलेन रोल्स किए हैं, फेमस। वहां पे जो विलेन का कैरेक्टर है, उसको जो हीरो है वो अमुक बाबू बोल के बोल रहा है। तो आप लोग इसमें, ये हमारा शिष्टाचार है, ये हमारा कल्चर है। मैं यहाँ पे बीसीएमसी नहीं करूंगा, जो मैं दिल्ली में होता तो शायद करता, वहां पे वो कल्चर है। आपको किसी पे नाराजगी होती तो वैसे। एनीवे, पॉइंट ये है कि ये बहुत देखने वाली बात है। तीसरा मैं आपको बताऊं कि कल रात को एक बहुत ही
विचित्र घटना घटी। सबके सामने ओपनली फिराद हकीम, जो बॉबी हकीम फिराद हकीम है, कलकत्ता के मेयर हैं, कद्दावर नेता हैं, अभी एमएलए बने हैं, वो उनका और ममता जी का ओपन झड़प हुआ। ममता ने उनको एक्यूज किया कि ये इसके घर पे बुलडोजर, वही वाली स्थिति, इनके घर का नाम है शांति निकेतन, अभिषेक बैनर्जी का, हरीश मुखर्जी, उनके घर पे बुलडोजर चलने जा रहा है, तुझे पता ही नहीं, तू कैसा कलकत्ता का मेयर है? उसने कहा दीदी मुझे कैसे पता होगा, मैं तो स्ट्रेटेजी सेट करता हूं, मैं तो पॉलिसीज बनाता हूं, मुझे इन सब चीजों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, और फिर तू तो मैं हो गई स्टेज पे ही, उनके अपनी भाषा में, जिसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे सर से नीचे। तो उसके बाद एक चीज और हुई, ये जो इनका नाम क्या है, देवोलीना विश्वास, ये देवोलीना विश्वास जी जो हैं, ये अभी काउंसलर हैं वार्ड नंबर 74 की। वार्ड नंबर 74 से संश्लिष्ट है वार्ड नंबर 73। 74 कौन सा है? चेतला, न्यू अलीपुर, ये कुछ क्षेत्र है जहां से बाय द वे ममता जी भारी वोटों से हारी हैं, और ये फिराद हकीम हकीम वहीं पे रहता है, उसी वार्ड में रहता है। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? 73, 74 और एक शायद एक और, ये एक बोरो बनता है, बोरो नंबर 9 कलकत्ता का। 9 है 11 है, मुझे याद नहीं आ रहा, बोरो नंबर 9 है। तो ऐसे है सिस्टम यहाँ पे कि काउंसलर्स होते हैं, ठीक है, वार्ड के काउंसलर्स होते हैं, उसके बाद बोरोज हैं, जिसको आप डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हो, कलकत्ता शहर के बोरोज हैं, BOROUGHS। ये पुराना ब्रिटिश सिस्टम है, अभी भी चल रहा है। तो बरो का एक चेयरमैन होता है, ठीक है, और फिर एकदम ऊपर मेयर होता है। तो बरो लेवल पे ये देवोलीना विश्वास चेयरमैन थी, जबकि वो उस वार्ड की काउंसिल, एक वार्ड की काउंसिलर। कल उन्होंने उससे रिजाइन कर दिया, क्योंकि फिराद हकीम ने कहा ये जो चीज है ना, ये डेमोलिशन या कानूनी कार्यवाही, ये तो बरो लेवल पे तय होता है। तो देवोलीना विश्वास ने कहा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं इन चीजों पे नहीं पढ़ूंगी, मैं तो रिजाइन कर। उन्होंने रिजाइन कर, सिटिंग काउंसिलर हैज रिजाइन। ये अभूतपूर्व है, ये कभी होता नहीं, इस स्तर पे तो नहीं होता। तो देखिए, इससे दो चीज प्रतीत होता है, कितना भारी खौफ था, और पार्टी के अंदर ही कितने दरार हैं, कितने वितश्रद्ध हैं लोग कि भाई अब तो हम इसमें नहीं रह सकते। फाइनली चौथी चीज मैं बताता हूं कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, LOP का पोजीशन होता है, उसके लिए जो प्रोसेस है वो ये है, जैसे जो सरकार गठन कर रही है पार्टी, वो जाती है गवर्नर के पास और कहती है कि देखें हम ये जीते हैं, ये चुनाव का नतीजा है इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद वो अपना एक जो भी लीडर इलेक्टेड होता है, वो साइंड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी एक पत्र देता है कि आई एम स्टेकिंग माय क्लेम टू फॉर्म गवर्नमेंट। ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज लीडर ऑफ ऑपोजिशन को करना पड़ता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन मनोनीत किए गए हैं TMC के तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय। तो ये शोभन देव जो हैं, इनके भी कई बड़े बड़े किस्से हैं, पर आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो बंगाल के लोग, उनको पता है शोभन और वैशाखी तो अमर गाथा उन्होंने लिखी है। लैला मजनू वगैरह तो बच्चे हैं उनके सामने। ये प्राप्त वयस्क प्रेम है, जबकि दोनों शादीशुदा थे, और सिंदूर वो इनके नाम की पहनती थी, जो भी है, उन पर नहीं जाते। तो शोभन देव जो है, वो ये व्यक्तित्व जो है, इसको उन्होंने मनोनीत किया, लेकिन वो नहीं गए गवर्नर के पास। अभिषेक बैनर्जी पहुंच गया, उसके पास एक चिट्ठी थी जिसपे उसका खुद का स्टैंप था, साइंड जनरल सेक्रेटरी तृणमूल कांग्रेस, और 80 विधायक चुने गए हैं ना TMC के, उनमें से 65 विधायक के दस्तखत थे उसमें। तो गवर्नर ने बोला कि आप ऐसे नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते। अभिषेक बैनर्जी को लगा कि अभी भी वही स्थिति है, ये कहीं आप लोगों को पप्पू की झलकी नजर नहीं आ रही है? एक कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं जो बोलूंगा वही होगा, पूरा दुनिया मेरी गुड़िया है, मैं उसके साथ जैसे मर्जी खेलूंगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुआ तो क्या हुआ, मेरी हेकड़ी अभी तक उतनी ही है, चमड़ी गई पर दमड़ी नहीं गई। तो गवर्नर कौन है? KN रवि साहब जो हैं, ये भारतवर्ष के 3 महान धुरंधरों में से IAS ऑफिसर भी हैं, और उनको कानून का तो बहुत ही हाई ज्ञान है। सॉरी, डेप्टी NSA भी थे, RN रवि।
मैं वही बता रहा हूँ, ये धुरंधर थे। भारतवर्ष में जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हुए हैं, चीफ स्पाइस, ये उनमें से एकदम शीर्ष स्थानीय माने जाते हैं, लगभग अजीत डोभाल जी के ऑलमोस्ट बराबर। तो ये बहुत ही सुलझे हुए, समझे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने तो सीधा कानून का पाठ पढ़ा दिया इसमें। तो अभिषेक बैनर्जी भाग गया वहां से। अब जो है अल्टीमेटली यही शोभन देव है, जो भी है यही बनेगा, लेकिन उनको कायदे से बना, वो खुद जाएंगे, वो बोलेंगे कि ये मेरा परिचय पत्र है, ये मैं जीत के आया हूँ, ये मेरे ये हस्ताक्षर हैं मेरे साथियों के, उनको देना पड़ेगा। तो देखिए मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये क्या तंत्र था, आप लोग समझें कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ बोल के कुछ था नहीं। भारतीय न्याय संहिता वो पूरे देश में पारित हो गई सिवाय वेस्ट बंगाल के। यानी 12% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन डिड नॉट हैव द न्यू क्रिमिनल एंड सिविल कोड। पुराना वो चल रहा था, आईपीसी वगैरह, सीआरपीसी, वही सब चल रहा था। तो वो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दे डिड, जब वो सरकार में आए तो इसको उन्होंने पारित कर दिया कि ये अब से बीएनएस के अंतर्गत सब कुछ सारी कार्यवाही होगी। तो ये मनमानी पे सरकार चल रही थी, ये एक स्वैराचार था, डिक्टेटरशिप ही था। और सबसे ज्यादा गालियां अगर आपको देनी है तो उन महान विज्ञों को, उन महान इंटेलेक्चुअल्स को, लेफ्ट और राइट दोनों, जिन्होंने चुप्पी बांध रखी थी कि या प्रबल ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन माय फुट। आप लोगों को शर्म नहीं आती? जो ये सारे पत्रकार बन के घूमते हैं या बड़े बड़े एकेडमिक्स हैं, आप कौन सा सबॉल्टर्न स्टडी कर रहे थे मुझे बताइए। कौन से सबॉल्टर्न स्टडी में मास रेप इज जस्टिफाइड एज अ वेपन ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट? कौन से सबॉल्टर्न स्टडी में मास मर्डर इज जस्टिफाइबल? ऐसा तो छोटी मोटी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं हैं। आप लोगों को एकदम शर्म आनी चाहिए। You are execrable. You have absolutely no moral standing. Zero. भारतवर्ष के गणतंत्र का यहाँ पे मर्डर हो रहा है, मर्डर। ये इस बार भी मर्डर करने ही गया था एक तरह से, प्रोसेस के बाहर जाके, तो उसको आईना दिखा दिया गया। तो अब जो है टीएमसी के अंदर क्या हो रहा है, अब सुनने में ये आया है कि जो पार्क सर्कस में जो आप जिसकी बात कर रहे थे ना, ये जो वीर इकट्ठा विधि पथरा हुआ, फिर तितर बितर कर दिए गए 10 मिनट के अंदर। तो ये जो सारी घटनाएं थी, ये लोग सब अंडरग्राउंड हो गए। जितने भी इनके बड़े बड़े सत्तावर नेता हैं वो सब अंडरग्राउंड हैं। और इन्होंने निर्देश दिया था अपने छुटपैया लोकल बाहुबली। आप लोगों ने अगर देखा है टीवी के पर्दे पे, 6 लोगों को अरेस्ट किया है जो भीड़ को चालित कर रहे थे। ठीक है, उन 6 का अगर चेहरा देखें, चेहरा तो दिख नहीं रहा था, वो एक सैक से, वो क्या बोलते हैं, पिलो कवर होता है ना, पिलो कवर से ढका हुआ था। लेकिन हर चीज से, एक आदमी के पोस्चर से और उसके कपड़ों से, हर चीज से पता लगता है ना वो किस लेवल का है, किस स्तर का है। ये एकदम सड़क छाप गुंडे थे, एकदम सड़क छाप। जो बड़े बड़े बाहुबली होते हैं ना, वो लोग गुची के सनग्लासेस लगा के घूमते हैं अभी भी, उनका वो कम नहीं होता है, वो उस टैश में रहते हैं। ये एकदम चुटपैया, सड़क छाप, अजीब किस्म के थे। तो ये एकदम निचले स्तर के लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि आप करो, अपना वर्चस्व दिखाओ कि अभी भी हम हटे नहीं, अभी भी हमारे पास स्ट्रीट पावर है, जो एकदम उसका विपरीत कर दिया गया। कल मुर्शिदाबाद में एक कोई चिल्ला रहा था कि हम हिंदुओं के मुंडू, मतलब मुंड से हम फुटबॉल खेलेंगे, गेंदुआ खेलेंगे। ठीक है, तो गेंदुआ खेलने की जो बात उन्होंने करी, आज उसको धर लिया गया, क्योंकि वो तो कैमरे पे बोल रहा था ना, दिस इज हेट स्पीच, इंसाइटमेंट टू वायलेंस, क्लियर केस बनता। तो यहाँ पे वाकई में जीरो टॉलरेंस। एक भी ऐसी कोई घटना जिसका अगर वो थोड़ा सा इंटेंस हो जाए, जैसे आसनसोल में हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया इमीडिएट हो रही है और उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंडा कर दिया जा रहा है। फाइनली मैं ये बोलूंगा कि मैं एक चीज एकदम एंड में बोलूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और है, एक इंसिडेंट। लोग ये कह रहे हैं, मैं एक भ्रम दूर करना चाहता हूं उनका, कि चिकन स्नेक हैंडेड ओवर टू सेंटर, ये हेडलाइन बना हुआ है। तो मेरे प्यारे मित्रों, चिकन स्नेक का मैं एरिया बता देता हूं आप लोगों को। चिकन स्नेक इज 22 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर, ये स्ट्रेच है।
तो 22/30 कितना होता है? 660 किलोमीटर, 660 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ओके, क्या हैंडओवर किया गया है? 180 नहीं, 130 नहीं, एकदम साफ है, 120 एकड़, यानी कि 0.45 स्क्वायर किलोमीटर। 660.45, ये 0.45 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर क्या है? ये वो स्थान है जहां पे बीएसएफ के पोस्ट लगेंगे, मॉनिटरिंग स्टेशंस लगेंगे और कांटे तार का बेड़ा लगेगा। ओके, ये वही है। तो ये जो है ना, आप लोग इसका इतना बड़ा चढ़ा के एक बहुत बड़ी चीज होगी, सेंसेशनलाइज मत करिए। बहुत सिंपल बात है, वेस्ट बंगाल में 360 किलोमीटर अनफेंस्ड है। वो सारे क्षेत्र एक एक करके हैंड ओवर कर रहे हैं ये लोग, जो जिसका पैसा सेंटर से के ये राज्य ले चुकी थी, लेकिन हैंड ओवर नहीं किया था। कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूज देते रहते हैं। सिचुएशनल सेंसिटिविटी। ओके, तो जो हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है, जो लीगली प्रोसेस है उसी को फॉलो करके हो रहा है, एंड ऑलरेडी क्लेम्ड लैंड को सिंपली हैंड ओवर किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और चिकन स्नेक पे आप लोग इतने विचलित ना हो। चिकन स्नेक पे इस वक्त, चिकन स्नेक पे और ऊपर हमारे उत्तर बंगाल में इस वक्त देयर इज 1.5 4 स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी, दैट इज 80,000 ट्रूप्स, 80,000, ऑलराइट। और बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स के दो बेसिस हैं, एक ट्रांसपोर्ट और एक अटैक बेस। it's covered with missiles ranged on both sides। जो चाइना के जितने भी लोकेशंस है ना, वो ऑलरेडी रेंज्ड इन। बांग्लादेश के जितने लोकेशंस है, दे आर रेंज्ड इन विद पिनाका बैटरीज एंड मिसाइल्स, ऑलराइट। ड्रोन्स इतने संख्या में हैं जो हमने कभी नहीं देखा अपनी जिंदगी। अब मैं यहाँ से आते जाते रहता हूँ, हमेशा आप अगर रात को ऊपर देखें तो आपको ड्रोन्स नजर आए, तरह तरह के ड्रोन्स। सर्वेलेंस इज इंटेंस। और ये वो वाले, वो ये क्या बोलते हैं, वो विवाह में जो ड्रोन्स इस्तेमाल होते हैं वो ड्रोन्स नहीं है। दीज आर ड्रोन्स आर्म्ड विद एनवीजी, नाइट विजन, दिस थिंग, इंफ्रारेड लेंसेज एंड ऑल, सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन जो है उसको उस तरीके से रोका जा रहा है थ्रू अ डायनामिक कॉन्स्टेंट पेट्रोलिंग एंड सर्वेलेंस। चिकन स्नेक पे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं ये भी कहता हूं कि जो कार्य होने वाला है, जिसकी हमारी मांग थी, यहाँ पे बांग्लादेश से बहुत लोग आके ये 660 स्क्वायर किलोमीटर में फंसे हुए हैं। तो बिटवीन बांग्लादेश और नेपाल ये जो एरिया है, वहां पे 80% मुस्लिम है। उसके नीचे ये उत्तर दिनाजपुर में आता है, उसके नीचे ही आप जाएंगे तो आपको सडनली फिर से हिंदू नजर आते हैं। पर वो एरिया जो है इन्होंने कब्जा करके रखा है, दे आर मोस्टली इलीगल। उसमें से वो 80% का 80% एक्चुअली बांग्लादेशी है, और उनको अभी धरपकड़ चालू कर दिया है, उनके लिए कैंप्स तैयार किए गए हैं, दे विल बी चक्ड आउट। ये होने वाला है। तो या तो उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, या फिर ऑप्शन दिया जाएगा तू भाग वापस जा, यहां से निकल, और जो ऑफिशियल क्रॉसओवर पॉइंट्स हैं वहां से इनको वापस कर दिया जाए। तो आप चिंता ना करें, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है कि क्या हो रहा है, पहले पता था लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। अब डबल इंजन की सरकार है तो कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। ये बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये एक सीरीज ऑफ घटनाओं में, इस कड़ी है घटनाओं की, उसमें से एक घटना है। तो मैं इतना बता दूं। सो लेट्स काम डाउन एंड लुक एट इट अ बिट मोर रैशनल। अच्छा, फाइनल पॉइंट मैं ये कहूंगा, जो पश्चिम बंगाल के साथ कोई इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये पूरे ओवरऑल स्थिति के साथ कनेक्शन है। पश्चिम बंगाल महज एक चुनाव नहीं था। हाँ, यहाँ के लोग एकदम त्रासित और विरक्त हो चुके थे, बहुत हो गया, निकालो इनको, नया एक सत्ता लाओ। पर ये एक मरणपण संग्राम है जो अभी भी जारी है। मरणपण संग्राम जो है उसमें भारत के विरुद्ध एक 7 विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक जखीरा खड़ा हुआ। कौन है वो? MI6, CIA, तश्किलात तुर्की का, फिर MSS चाइना का, और FSB हमारे साथ है, FSB भी इसमें शामिल है, और मोसाद, जो हमारा मित्र तो है लेकिन इस रीजन में अमेरिका के साथ अलाइंड है, क्योंकि ये लोग भारतवर्ष के पूर्वी छोर पे एक जुडेओ क्रिश्चियन स्टेट को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जुडेओ क्रिश्चियन जो शब्द ही एक ऑक्सीमोरॉन है, एक बकवास है। जुडेओ क्रिश्चियन तो कभी सभ्यता थी ही नहीं। जूस को तो मारते थे पोग्राम में ये लोग,
पर सडनली 1948 से जुडियो क्रिश्चियन निकल के आया। चलिए वो अलग टॉपिक है, लेकिन इतना तय है कि ये हमारे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और वो कहाँ से आ रहा है? इन्होंने पहले भरसक प्रयास किया भारतवर्ष को रिझाओ, क्योंकि उनको चाइना से खतरा नजर आने लगा। तो 2010 से उनकी नीतियां परिवर्तित हो गई और ये भारतवर्ष को रिझाने लगे। और उनको लगा कि भारतवर्ष को उकसा के और भारतवर्ष और चीन को लड़वा देंगे। द्वितीय और तृतीय नंबर के जो दो पावर हैं विश्व में, उनको लड़वा देंगे। ठीक है, रशिया को तो उन्होंने सेपरेटली डील करके रखा हुआ है, वो यूक्रेन का युद्ध, सैंक्शन वगैरह। तो दैट्स हाउ दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। ये जो सेकंड राष्ट्र है चाइना और थर्ड राष्ट्र है इंडिया, इनको लड़वा दो, ये दोनों बिखर जाएंगे। दैट्स व्हाट दे वांट टू। नहीं हुआ, झड़पें हुई, डिस्ट्रस्ट है दोनों के बीच में, उसमें कोई शक नहीं। हम फ्रेंड फ्रेंड भी हैं और एनिमीज भी हैं, दोनों हैं। लेकिन वो युद्ध नहीं हुआ, वो महासंग्राम नहीं हुआ जो ये अमेरिका और इसके मित्र राष्ट्र के वैसल स्टेट्स हैं वो चाहते। उसके बाद उनका नेक्स्ट क्या था दांव? नेक्स्ट दांव था बांग्लादेश। और बांग्लादेश का मतलब बांग्लादेश के पड़ोसी जितने भी राज्य हैं उन पे उनकी नजर थी। और ये जो है बांग्लादेश को अगर हमें उस पे काबू लाना है, पश्चिम बंगाल जो सबसे बड़ा राज्य है इस क्षेत्र में और जो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ एकमात्र लिंक है, उसको हमें एक ऐसे तंत्र के कंट्रोल में लाना था जो बांग्लादेश के साथ जिसका लिंक ना हो। लिंक क्या था? जमाते इस्लामी, जो बांग्लादेश लगभग चलाती है एक तरह से, उसका जो स्ट्रीट पावर है वो सबसे प्रबल है। और उसका लाइटर वर्जन आप कह सकते हो बीएनपी है। यद्यपि दोनों में ये भी है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो इकट्ठे हैं। तो जमात जो है उसने अपनी कठपुतली यहाँ पे खड़ी करी थी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और ये जो टीएमसी का तंत्र था। और सबसे शर्म की बात यह है कि टीएमसी के जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं वो मुसलमान नहीं है। ये ठीक है कि 80 में से उनके 38 विधायक जो चुन के आए हैं वो मुस्लिम हैं और 42 हिंदू हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि उनका पूरा लीडरशिप जो है वो ब्राह्मण या फिर सवर्ण है। आप सारों के नाम देखिए ना, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, गांगुली, ऐसे ही नाम मिलेंगे आपको। मोहित्रा, जैसे मैं हूं, ऐसे ही नाम आपको मिलेंगे। तो यही लोग वो हैं, और इनमें से बहुत भारी मात्रा में वो लोग थे जो उस पार से इस पार आए थे, 71 से पहले या 47 के पार। ठीक है, वो लोग हैं। तो इनकी सिंपैथी हमेशा उस तरफ रही है, चाहे वो स्टॉकहोम सिंड्रोम के चलते हो या पुराने डीप कनेक्शन के वजह से हो। तो उनको कल्टीवेट किया गया था। ये जो टीएमसी है कहीं हद तक डीप स्टेट का प्लांट है। ये हमारे गणतंत्र पे एक डैगर की तरह। तो इस डैगर को, हाँ, अगर ये पार्टी रिफॉर्म हो गई, अलग तरीके से अपने आप को पेश करे, तो अलग बात है। क्योंकि इसके रूट्स कांग्रेस से, कांग्रेस के वो तत्व उनको निकाला, सीपीएम भी कुछ तत्वों को निकाला और इसका गठन। तो ये चीज आप लोग समझ लें कि ये केवल महज एक चुनाव नहीं था, ये भारतवर्ष के सार्वभौमत्व के प्रति एक बहुत बड़ा चक्रांत था, एक कॉन्स्पिरेसी थी, उसका खंडन किया गया। प्लीज अंडरस्टैंड, लोकल लेवल पे हम लोग रिलीफ हमको महसूस हो रहा है। चाहे वीरदास गधा कुछ भी कहे, उसको लगता है कि भाजपा का मतलब खराब, जो एक सीपीएम और लेफ्टिस्ट तंत्री वो है, वो कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा बुरा आप क्रिटिसाइज हमेशा करो, वो ठीक है, लेकिन ये दिस इक्वल टू दैट टाइप का जो सिस्टम है, ये आप लोग ये ऐसे लोगों को मत सुने। वो एक कॉमेडियन है, भांड है, और कॉमेडी भी उसकी उतनी ऊंचे स्तर की नहीं। तो वो सब छोड़े, ये है सत्य। जी, थैंक यू सो मच दादा। वैसे मजा आया सुनने में। आर.एन. रवि से मिलने के लिए गए, बहुत मजेदार डेवलपमेंट्स हो रही है। मैं क्षमा चाहूंगा, आर.एन. रवि है वो के.एन. रवि नहीं, आर.एन. रवि जी। ठीक है दादा, हो जाता है छोटा मिस्टेक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, वेस्ट बंगाल पे नजर बनी रहेगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो सफाई हो रही है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है, वो पूरे भारत के लिए। रिमेंबर, इट्स अ प्ले ऑफ मेनी इंटरनेशनल एजेंसीज विच इज हैपनिंग अराउंड दैट एरिया। जैसे अभी दादा ने बताया, आईएसआई भी है, सीआईए भी है, चाइना का एमएसएस भी है, तश्किलान भी है। Everybody is gathering there, everybody wants a piece of India, and ये भारत, ये मोदी जी के लिए
आई थिंक जब भगवान चूज करते हैं कि किसको किस तरीके की बैटल्स देनी है. Since he has come to power, he has faced so many corona crisis आ गया, so many crises have come, Russia, Ukraine, US, Iran, so many crises have come and he's been sailing Bharat like very smoothly. He's been trying his best. The team is best. He's been trying to smooth us all very well. We have not felt the heat. Africa में रहिए, आपको पता चल जाएगा जब रातों रात पता चलता है कि 50 रुपए रेट बढ़ गया चीजों का, अगले दिन सब्जियों का रेट 100 रुपए बढ़ गया. You will feel the heat. लोग वहां पे बेसिक दाल चावल नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं. दैट इज द वे इट इज. लोगों ने कार्स अपनी डंप करनी शुरू कर दी, साइकिल चलाना शुरू कर दिया. एनीवेज दे वॉक अ लॉट, अफ्रीकन वॉक अ लॉट. वो पैसे बचाने के लिए बहुत चलते हैं, पर जो लोग कार में ट्रैवल करते थे वो अब साइकिल पे उतरने लगे. लुक एट द सेल ऑफ साइकिल्स गोइंग टू अफ्रीका नाउ. आप देख लेंगे कि इतना शार्प प्राइस हुआ है. But he has sailed us a lot. So we'll keep a tab on all the developments going on around. Thank you so much दादा for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए. अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. नमः शिवाय, जय हिंद.